अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल टू यू? लेक्चर 3 में हमने बेसिकली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा था, आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन से लेकर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन तक। आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन में इश्यूज ये थे कि उसमें कोई फॉरेन पॉलिसी कोई डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि कोई एक सेंट्रलाइज उस तरह पावर नहीं थी। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, प्रेसिडेंट आ गया। प्रेसिडेंट जो था वो फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन दे सकता था। ठीक है, तो जब वो फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन दे सकता था, इस तरह यूएसए एक इंटरनेशनल एरिना में अपने आप को सही तरह पोर्ट्रे कर सकते थे। ठीक है, जो हम फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करेंगे वो 1789 से 1801 और 1801 से 1809 हम ये फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारी आ जाएगी 1812 से वॉर 1812 की। ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके इफेक्ट्स। ठीक है, अच्छा, यूएसए जो था उसकी बेसिकली पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी की। ठीक है, न्यूट्रलिटी की थी। उसका पहला हम कर सकते हैं इस इवेंट से, जिसको कहते हैं सिटीजन गेनेट अफेयर। अच्छा, गेनेट बेसिकली कौन था? गेनेट जो था, इसका पूरा नाम था चार्ल्स गेनेट। ठीक है, चार्ल्स गेनेट जो था वो फ्रेंच एम्बेसडर था टू यूएसए। ठीक है, अच्छा, टू यूएसए। अच्छा, ये फ्रेंच एम्बेसडर टू यूएसए था। अब इनने ये किया, उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के हक में था। इसने प्रिंटिंग पेपर्स वगैरह निकाल के लोगों को देना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा जो ही तुम लोगों की फ्रांस ने हेल्प की थी, आप लोग जाके अब फ्रेंच लोगों की हेल्प करें। ठीक है, फ्रेंच पीपल की हेल्प करें। अच्छा, अब ये वही बात है, आप इधर कहीं कॉफ़ी प्लांट वगैरह बैठे हो, उधर इंडियन एम्बेसडर बैठा हो, वो कहे जी ये पकड़ें पेपर, आप चाहे इंडिया में जाके मोदी के ख़िलाफ़ लड़ें। ठीक है, ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। और उस टाइम जॉर्ज वाशिंगटन जो था वो प्रेसिडेंट था। ठीक है, वाशिंगटन प्रेसिडेंट था। जेफरसन जो था वो उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। हैमिल्टन जो था वो बेसिकली फाइनेंस सेक्रेटरी था। ठीक है, ये फेडरलिस्ट थे। ठीक है, ये कहते थे जी हमने एक्टिव फॉरेन पॉलिसी, न्यूट्रलिटी नहीं शो करनी। ये रिपब्लिकन था बेसिकली। ठीक है, अच्छा, और वॉशिंगटन जो था उसका न्यूट्रलिटी की तरफ टिल्ट था। ठीक है, उसने इस एम्बेसडर को बोला भाई तुम ये बेसिकली क्या एक्टिंग कर रहे हो, ये तो हम लोगों ने न्यूट्रल रहना, हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इसको उनने कहा जी हम आपको यूएसए से बाहर फेंक देंगे। और गैनेट ने कहा कि यार ये जो फ्रेंच मिनिस्टर है ना, ये सारे हॉट हेड हैं, हॉट हेड, कि ये लोगों की बात सुनते ही नहीं है, बस अपनी लाइन में चलते रहते हैं। तो उसको गैनेट को पता था कि मैं वापस जाऊंगा, अगलों ने मुझे मार देना। इसने यूएसए में अप्लाई किया सिटीजनशिप के लिए। तो यूएसए ने कहा चलो यार हम आपको एज अ सिटीज़न रख लेते हैं, आप इधर ज़िंदगी भर यूएसए में रह लो। ठीक है, अब इधर यूएसए ने फ्रांस की तरफ न्यूट्रलिटी शो की। ठीक है, दूसरी तरफ यूएसए जो चाह रहा था वो ब्रिटेन के साथ अच्छे ताल्लुकात चाह रहा था। किस तरह? जेस ट्रीटी के थ्रू। ठीक है, जेस ट्रीटी। जॉन जे जो था ना वो यूएस सुप्रीम कोर्ट का जज था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज था। जॉन जे ने बेसिकली ये ट्रीटी नेगोशिएट की। इसमें उन्होंने कहा जी, पहली बात उन्होंने कहा जी ब्रिटिश जो है ना वो यूएसए में जो फोर्ट्स उनके पास हैं वो खाली करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा जी आप हमें ट्रेड में तंग नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरा उनने बेसिकली कहा था हाँ कि
आप हमारी स्लेव्स की कॉम्पनसेशन दें, लेकिन उनने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जो मारे गए थे बेसिकली रेवोल्यूशन के दौरान, ठीक है, उनकी कॉम्पनसेशन दें, और इन्हें ब्रिटिश ने नहीं दी। उनने कहा अच्छा ये हम मान लेंगे, ये हम नहीं मानते, ठीक है। अच्छा, जब जेस ट्रीटी हुई, फ्रांस को ये लगा कि यार अब ये ब्रिटेन के साथ हो रहे हैं, हमारे तो ब्रिटेन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं जा रहे, ठीक है। यूएसए अब इन दोनों के बीच में फंसा हुआ था। तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने ये किया, उसने डेलीगेट्स भेजे फ्रांस, जिधर एक्स वाई जी फेज आते हैं, ठीक है। फ्रांस डेलीगेट्स भेजे, ठीक है। इन डेलीगेट्स का क्या काम था कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस को मिले, ठीक है, और उसको बताएं कि यार हमारे जो भी, अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ साइड्स ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे। इसने प्रोस्पॉन्ड करना शुरू कर दी मीटिंग्स को, ठीक है, यूएसए के डेलीगेट्स के साथ। फिर इस फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर के 3 बंदे आए जिनको एक्स वाई जी कहते हैं, ठीक है। इनका लाइक नाम नहीं पता, वो अपना एक्स वाई जी बता रहे। इनने कहा भाई हम आपके साथ उस वक्त अच्छे टर्म्स में आएंगे अगर आप पहले $250,000 जो है हमें दें, और 10 मिलियन जो है आप फ्रांस को दें। बेसिकली काइंड ऑफ ब्राइड वो मांग रहे थे। यूएसए ने बड़ा फेमस स्लोगन मारा, मिलियंस फॉर डिफेंस बट नॉट अ सिंगल सेंट फॉर ट्रिब्यूट टू फ्रांस, ठीक है। अब ये बेसिकली इनने ये चीज़ क्यों कही, तो फ्रांस एक मोनार्क था, ये लोग तो निकले हुए थे कॉलोनाइजेशन से, तो ये बड़े प्राउड थे। इनने कहा भाई हम कोई नहीं पैसे वगैरह दे रहे। अच्छा, अब यहाँ पे चल रहा था, इधर आ जाती है अब तीसरी पार्टी। तीसरी पार्टी जो थी वो बेसिकली थी स्पेन, ठीक है। स्पेन थी, ये बेसिकली आजकल का फ्लोरिडा इधर होता है। यूएसए इधर था, ठीक है, स्पेन इधर होता था। अब स्पेन ने वीक हो गया तो उसने ये जगह फ्रांस को दे दी, ये अभी भी स्पेन के पास था फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का जो पोर्ट है वो बेसिकली सारी अमेरिका का, सेंट्रल अमेरिका में ट्रेड यूज़ होती है, सेंट्रल अमेरिका और यूरोप के लिए, ठीक है, एंड यूरोप। अच्छा, अब बेसिकली इधर ये हुआ, एक कहते हैं 1795 पिकनीज ट्रीटी। अच्छा, अब इस ट्रीटी में बेसिकली क्या था, इन लोगों ने कहा भाई हमारा स्पेन के साथ डिस्प्यूट ख़त्म, स्पेन के साथ डिस्प्यूट जितने भी हैं ना हम सारे ख़त्म करेंगे। इन रिटर्न क्या होगा, अमेरिकन एक्सेस आ जाएगा मिसिसिपी रिवर का, ठीक है, यहाँ से सारा मिसिसिपी रिवर का अमेरिकन एक्सेस आ जाएगा, और नॉन एग्रेशन होगा अमेरिका टूवर्ड्स स्पेनिश टेरिटरी। नॉन एग्रेशन टूवर्ड्स, ये मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो आप लोग अपने वर्ड्स में लिख लेना, जिधर ना समझ आए पूछ लो। स्पेनिश टेरिटरी, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करेंगे उसमें हम ये चीज़ बात करेंगे कि जी अब लुजियाना परचेज़ किस तरह हुआ। लुजियाना परचेज़ इस तरह हुआ कि नेपोलियन आ गया, ये डिक्टेटर था बेसिकली, और 1800 ऑनवर्ड ये था। अच्छा, नेपोलियन जो था ना, एक हमने एरिया की बात की थी जिसे आजकल का नाम है हयाती, ठीक है। अब हयाती जो था ना, इधर शुगर केन ग्रो होती थी, शुगर केन ग्रो होती थी, और इधर से प्रॉफिट आ रहा होता था फ्रांस को बहुत ज़्यादा,
तो उस टाइम तक तो ठीक था, इस वजह से इन लोगों ने यूं जगहों में कब्जा किया हुआ था, ठीक है, फ्रांस ने। अब जेफरसन जो था ना, थॉमस जेफरसन, उसका ये था कि उसने कहा यार नेचर है एंड वाइट ओशन है, वाइड ओशन सॉरी, लाइक खुला ओशन है, उधर फ्रांस लड़ रहा है, ब्रिटेन लड़ रहा है, हमें क्या, ठीक है उनको लड़ने दो। अब लेकिन फ्रांस के पास यहाँ पे एरिया तो था सारा। वालेकुम सलाम तीना। अच्छा, फ्रांस के पास ये एरिया तो था, अब ये सारा ठीक है, ये यूएसए के पास था, यहाँ फ्रांस था, ठीक है, यहाँ पे भी फ्रांस था, नहीं सॉरी, यहाँ पे स्पेन था, सॉरी। अच्छा, अब इधर ब्रिटेन की लड़ाई हो रही है। अब जेफरसन जो था वो इस उम्मीद में था कि भाई अब इन सारों की लड़ाई हो रही है फ्रांस और ब्रिटेन की, हम लोगों ने तो बीच में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। अब इशू क्या हुआ कि फ्रांस एंड ब्रिटेन की लड़ाई जब शुरू हुई तो उसमें यूएसए की ट्रेड इफेक्ट होगी। अच्छा, यूएसए की ट्रेड इफेक्ट होगी थी, क्योंकि ट्रेड तो यूएसए सारी इधर से टूवर्ड्स यूरोप कर रहा था, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको ब्रिटेन से था। तो ब्रिटेन ने कहा अच्छा तुम फ्रांस के साथ जाते हो, फ्रांस ने कहा तुम ब्रिटेन के साथ हो, तो एंड में पकड़ा यूएसए गया बीच में, ठीक है। अच्छा, अब इससे बेसिकली क्या हुआ कि इधर यूएसए को लगा, सॉरी ब्रिटेन को लगा कि फ्रांस के साथ है यूएसए, तो ब्रिटेन ने इधर 200 शिप्स जो है ना अमेरिका की, उनने पकड़ ली। थोड़ी बहुत फ्रेंच भी पकड़ी थी, लेकिन 200 शिप्स अमेरिका की। अमेरिका इस बात में बड़ा तपा हुआ था, ठीक है। इन द मीन वाइल ये हुआ कि जो अभी करंटली हयाती एरिया है, उधर नेपोलियन की आर्मी थी, वो एक बेसिकली रेवोल्यूशन को, स्लेव रेवोल्यूशन थी, उसको वो रोक रही थी। उधर उनको येलो फीवर हो गया, उसकी वजह से उनका की आर्मी बहुत नुकसान हुआ, उनकी आर्मी को मार गई। अच्छा, अब नेपोलियन के पास दो ऑप्शन थी, एक तो इधर या तो रिसोर्सेज सारी इधर लगा दे डिफेंस में, या वो टूवर्ड्स ब्रिटेन ले जाए। नेपोलियन ने कहा जी मैं इतनी रिसोर्सेज टूवर्ड्स ब्रिटेन करता हूँ, और ये वाला फ्लोरिडा पोर्ट जो था ना, ये फ्रांस के पास था। ये यूएसए ने कहा हमें $10 मिलियन का दे दो ताकि हमारे पास वाटर एक्सेस आ जाए टूवर्ड्स नॉर्थ। नेपोलियन ने कहा आप 10 मिलियन का 15 मिलियन में ये सारा भी ले लो, लुजियाना परचेज। क्या बात हुई, 10 मिलियन फ्लोरिडा पोर्ट, लेकिन नेपोलियन ने इन एक्सचेंज 15 मिलियन फॉर लुजियाना कर दिया, क्या आप पूरा एक्सेस ले लो। अच्छा, अब बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या हुआ, जो नॉर्थ की ये स्टेट्स थी ना, ये वाली यूएसए की, इधर बाय लैंड जाना बहुत मुश्किल था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, लेकिन इधर बाय रिवर आप जा सकते थे, बाय सी वगैरह, ये ज़्यादा शॉर्ट पड़ता था, तो यूएसए को इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। अच्छा, अब इधर हम डिस्कस कर रहे थे फ्रांस और ब्रिटेन के, तो लड़ाइयाँ लगी हुई, इधर उनने 200 शिप्स पकड़ ली यूएसए की। अच्छा, अब ये बेसिकली ये रीजंस बने वॉर ऑफ 1812। अच्छा, इसके बिगेस्ट 4 रीजंस क्या थे। फर्स्ट रीजन लुजियाना परचेज, ठीक है, कि ब्रिटेन ने कहा भाई ये फ्रांस के साथ क्यों सेटिंग जोड़ है, ठीक है। सेकंड था अटैक ऑन यूएस शिप्स, जो ब्रिटेन ने कर दिया, 200 यूएस शिप्स पकड़ ली, ठीक है। ये काइंड ऑफ यूएसए की इंसल्ट थी और उसकी न्यूट्रलिटी को अफेक्ट किया। थर्ड था हेल्प ऑफ रेड इंडियंस बाय द ब्रिटिश, बाय ब्रिटिश। अच्छा,
अब ये किस तरह हेल्प कर रहे थे? अब आपने ये मैप देखा है ना, रेड इंडियंस बेसिकली इस जगह सेटल्ड थे, इधर इधर के। यहाँ पे कनाडा था, ब्रिटिश का एक्सेस था। ब्रिटिश इधर से रेड इंडियंस को सपोर्ट करते, रेड इंडियंस इधर अमेरिका को तंग कर रहे होते कि वेस्टवर्ड एक्सपेंशन रोक दें उनकी। ठीक है, तो यूएसए की थॉट आ रही कि यार हमने किसी तरह इसको काउंटर करना है। तो फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे? वॉर हॉक्स। वॉर हॉक्स बेसिकली वो होते हैं जो वॉर की तरफ धकेलते हैं। इनमें हेनरी क्ले का आप नाम लिख सकते हो, सैमुअल एडम्स का नाम लिख सकते हो। ठीक है, अब ब्रिटेन इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि बेसिकली यूएसए जो था वो, ब्रिटेन ये सोच रहे थे यूएसए जो है वो फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है, और नेपोलियन और ब्रिटेन की ऑलरेडी जंग लगी हुई थी। ठीक है, यूएसए इस तरफ एक्सपैंड हो रहा था, ब्रिटेन ने कहा हम रेड इंडियंस के थ्रू इनकी एक्सपेंशन रोकेंगे, जब इधर से हमारी फ्रांस से वॉर ख़त्म हो गया हम इधर वापस कॉलोनाइज कर लेंगे। गॉट इट? अब बेसिकली वॉर हॉक्स ने पहले कहा कि कनाडा के एरियाज को हम बेसिकली कैप्चर कर लें और रेड इंडियंस को हम एलिमिनेट कर दें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से क्या हुआ कि प्रॉपर इनकी वॉर शुरू होगी। अब ये वाली जो स्टेट्स थी ना, ये वाली, इधर के गवर्नर्स ने कहा हम अपनी आर्मीज बॉर्डर से बाहर नहीं भेजेंगे, लाइक इधर हम टुवर्ड्स कनाडा अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा ये हुआ कि इधर नेपोलियन जो था वो जंग हार गया, ब्रिटेन ने अपनी सारी फोर्स टुवर्ड्स कनाडा से लाना शुरू कर दी। ठीक है, अब इससे बेसिकली अब ये मैप समझना आप लोग। अच्छा, अब यहाँ से अमेरिकन जो थे वो टुवर्ड्स कनाडा अटैक कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटेन ने कहा अच्छा हम इधर से आ जाएंगे, इधर से ब्रिटेन इधर से आया वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी वो आ गया, और इधर ब्रिटेन ने वाइट हाउस को जला दिया, बर्न्ड वाइट हाउस डाउन। ठीक है, वाइट हाउस को उन्होंने बेसिकली जला दिया। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। इससे पहले लाइक ये नेपोलियन से पहले ना एक एक्ट है, उसे कहते हैं द सेडेशन एक्ट। ठीक है, ये लाइक इस वाली टॉपिक से पहले XYZ फेज के बाद एक आता है सेडेशन एक्ट, उसको मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा दूं फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सेडेशन एक्ट में बेसिकली ये था कि फ्रांस के साथ इधर आपके टर्म्स ख़राब हुए हुए थे ना, XYZ अफेयर्स इस वजह से हुआ था। ठीक है, वो फ्रांस से मिलने गए हुए थे, तो फ्रेंच बहुत ज़्यादा रहते होते थे यूएसए में। तो इंस्टेड ऑफ वो फ्रेंच कोई रिवॉल्ट वगैरह करते विद इन यूएस, तो उनकी यूएस सिटीजन 5 ईयर्स रहने के बजाय उन्होंने कहा 14 ईयर्स में हो जाएगी। ठीक है, दूसरा उन्होंने पॉइंट ये कहा कि कोई भी प्रेसिडेंट के पास पावर आ गया, कोई भी इमिग्रेंट है उसे वो डिपोर्ट कर सकते हैं, इमिग्रेंट को डिपोर्ट कर सकते हैं। सही है, और इसमें लास्ट पॉइंट ये था कि क्राइम इन लोगों ने बना दिया कि आप गवर्नमेंट को अटैक नहीं कर सकते हो वर्बली या किसी भी तरह। ये बेसिकली साउथ ने कहा ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ है। ठीक है, और दूसरा इधर उनने जो प्रेसिडेंट के पास डिपोर्ट करने की पावर थी, उन लोगों ने कहा कि इसमें सेंटर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, डिपोर्ट करने की पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एनी हाउ वापस हम इधर आ जाते हैं। फिर ये नेपोलियन वाला इवेंट हुआ जो आपको एक्सप्लेन किया, वाइट हाउस बर्न हो गया। ठीक है, अब वाइट हाउस बर्न हो गया, इन लोगों ने एक उससे कहते हैं एग्रीमेंट का नाम है ट्रीटी ऑफ कैंट।
गेंट जो था बेसिकली एक जगह का नाम था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ गेंट। ये वॉर ऑफ 1812 से 1814 के बाद हुआ था ट्रीटी ऑफ गेंट। अच्छा, ट्रीटी ऑफ गेंट में बेसिकली अमेरिका इधर, अब काफ़ी जंग वगैरह लगी रही, खून खराबा हुआ, लेकिन किसी का कोई गेन नहीं हुआ। ट्रीटी ऑफ गेंट में उन लोगों ने ये किया, उन्होंने कहा जी पहला थिंग सीज फायर, एक दूसरे का हमने बहुत नुकसान कर दिया, सिंपल। दूसरी बात है री एलोकेशन ऑफ एरियाज। री एलोकेशन ऑफ एरियाज का मतलब ये कि वॉर के दौरान थोड़ा बहुत इधर ब्रिटेन ने कैप्चर किया, यूएसए का कंट्रोल था इधर, ब्रिटेन का डिफरेंट बहुत मिक्सचर बना। वो उन्होंने कहा जिस तरह वॉर से पहले एरियाज थे वापस उसी तरह हो जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस वॉर का फ़ायदा कि बेसिकली क्या हुआ है। एक माइंड में आता है ना कि यार ये वॉर 1812 का इसका बेनिफिट क्या हुआ है। इसका बेनिफिट जो है ना वो बेसिकली ये हुआ है कि एक अमेरिका को फाइनेंशियल फ्रीडम सी मिल गई। फाइनेंशियल फ्रीडम एज ए ट्रेड फाइनेंशियल फ्रीडम, कि अब अमेरिका को ये नहीं था कि फ्रांस को खुश रखना है या ब्रिटेन को खुश रखना है, वो ट्रेड अपनी मर्जी से कर सकता था। दूसरा अमेरिका को ये फ़ायदा हुआ कि उसने 2 बार ब्रिटेन जैसी वर्ल्ड पावर को काइंड ऑफ डिफीट दी, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ अमेरिका को वर्ल्ड स्टेज में रिकग्नाइज कर लिया। अच्छा, अभी ये हमारी गेनेट का हो गया, ठीक है, गेनेट का एग्रीमेंट हो गया। इसके बाद हमारा आता है 1820 मिसूरी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अच्छा, 1820 मिसूरी कॉम्प्रोमाइज क्या था? अब यहाँ तक जो है यूएसए की एक्सपेंशन होना शुरू हो गई थी। मिसूरी एक स्टेट थी जो इधर थी, ठीक है, और ये एक स्लेव स्टेट थी। तो एक इशू आ गया कि जी इधर स्लेवरी रहेगी, नॉर्थ ने कहा नहीं ये इधर स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, ये वो। तो एक इन लोगों ने एक इधर लाइन इमेजिनरी बना दी। इस इमेजिनरी लाइन का इन लोगों ने कर दिया जी, जो इधर स्टेट्स होंगी साउथ होंगी, इधर नॉर्थ स्टेट होंगी, और इधर जो है स्लेवरी होगी और ऊपर वाली जगह स्लेवरी नहीं होगी, ठीक है। और 1820 में ये था कि 11 स्लेव स्टेट्स थी और 11 फ्री स्टेट्स थी। अच्छा, अब उनने मिसूरी कॉम्प्रोमाइज़ में उनने ये किया कि 36 डिग्री एंड 30 इस एंगल में एक इमेजिनरी लाइन बना दी कि यार इससे ऊपर नीचे जो भी होगा नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स को हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये मिसूरी कॉम्प्रोमाइज़ आपका आ गया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे कहते हैं मॉनरॉय डॉक्ट्रिन। मॉनरॉय जो था वो यूएसए का 5th प्रेसिडेंट था। बेसिकली इस बंदे ने यूएसए की फॉरेन पॉलिसी की मेन डायरेक्शन दी, ठीक है, जो अभी तक काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, मॉनरॉय डॉक्ट्रिन में बेसिकली था क्या? मॉनरॉय डॉक्ट्रिन में ये था कि इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। जो फ्लोरिडा था ना, जब वो बेसिकली काइंड ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था, तो स्लेव्स और वाइट डेस्पराडोस जो थे ना, एंड वाइट डेस्पराडोस वो रिफ्यूज ले लेते थे फ्लोरिडा में। तो उनका ये किया कि मॉनरॉय ने ना अपने जनरल का नाम था जनरल एंड्रू जैक्सन, ये बाद में फिर प्रेसिडेंट भी बना था। एंड्रू जैक्सन को बोला कि आप अटैक करो इधर, ठीक है, बेसिकली
फ्लोरिडा में, इधर के गवर्नर को ओवरथ्रो कर दो। उसने कर दिया, ही वॉज अ वेरी गुड लाइक जनरल, ठीक है। अच्छा, स्पेन बड़ा नाराज़ हुआ इस चीज़ में। स्पेन ने कहा यार ये कोई तरीका है, आप लोग मतलब कि बंदे ला रहे हो और आप लोग आके सिंपली आपने बंदे मेरे गवर्नर को उधर से हटा दिए। स्पेन ने कहा जी हमें कॉम्पनसेट करो। कॉम्पनसेशन ज़्यादा बड़ी बननी चाहिए थी, अब पूरा फ्लोरिडा उनने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन उनने बस अमेरिका ने $5 मिलियन की कॉम्पनसेशन दे दी, ठीक है, यूएसए ने। अच्छा, अब मॉन्ड्रे डॉक्ट्रिन जो था ना, अब इधर से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन इस तरह करना शुरू करेंगे। मॉन्ड्रॉय ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, उसने कहा कोई नहीं, मेरे जनरल ने मेरे ऑर्डर्स में किया है। उसको बड़ा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने लाइक डिस्करेज किया, रिटेलिएट किया उसकी बात में, लेकिन उसने कहा कोई नहीं, मसला कोई नहीं। अच्छा, अब आपको पता होगा कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नीचे उसके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उधर जो थी स्पेनिश कॉलोनीज थी लाइक पीरू, अर्जेंटीना एंड अदर्स, ठीक है। जब इन लोगों ने इंडिपेंडेंस ली ना स्पेन से, तो इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अमेरिकन कॉलोनीज फ्रॉम स्पेन, तो इन लोगों की सिंपथी, यूएसए की इन लोगों के साथ सिंपथी थी। सिंपथी एज इन, क्योंकि यूएसए खुद एक कॉलोनी रह चुका था, उनको पता था यार क्या मुश्किलात होती, ठीक है। तो उसने ये किया, उसने अर्जेंटीना को रिकग्नाइज कर लिया, उसने पीरू को रिकग्नाइज कर लिया, उसने मेक्सिको को रिकग्नाइज कर लिया, ठीक है, और उसने चिली को रिकग्नाइज कर लिया। अब बात ये आती है इन लोगों को रिकग्नाइज, यूएसए को क्या सिर्फ सिंपथी के पीछे तो नहीं वो रिकग्नाइज कर रहा था ना। यूएसए बेसिकली इस वजह से इनको रिकग्नाइज कर रहा था कि वापस ये कॉलोनीज ना बन सकें और स्पेन या फ्रांस या ब्रिटेन का स्ट्रॉन्ग होल्ड वापस ना बन सके इस कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अब एक और इशू था, अलास्का जो था ना, उसको रशिया ट्राई कर रहा था अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, ठीक है। अब जो था ना, इधर मॉन्ड्रे डॉक्ट्रिन आता है। मॉन्ड्रे डॉक्ट्रिन जो था बेसिकली एक स्टेटमेंट थी जो 23 दिसंबर 1823 को एज अ फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट मॉन्ड्रे जो उनका प्रेसिडेंट था उसने दी, ठीक है। इसमें मॉन्ड्रॉय ने बेसिकली क्या कहा, मॉन्ड्रॉय ने कहा जी तीन बातें। फर्स्ट बात ये है कि नो अमेरिकन लैंड वुड बी सब्जेक्टेड टू यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। उन्होंने कहा जी आप अमेरिकन लैंड जो है ना वो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की तरफ आ ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों? कि बस वी हैड इनफ। दूसरा, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम से डिफरेंट है, ठीक है। और यूरोप जो है वो ट्राई नहीं करेगा, वुड नॉट ट्राई टू, आपने याद है हम लोगों ने वो चेक एंड बैलेंस जो पढ़ा था लेक्चर 3 में, तो उसमें आपने देखा था कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन उनने बड़ा सुप्रीम किस्म का बनाया था टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। लाइक जिस तरह पाकिस्तान एक ब्रिटेन कॉलोनी है, तो इधर ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है। अमेरिका ने कहा ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, जो हमने बनाया है वही पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आएगा, ठीक है। और उसने फिर कहा कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट वुड नॉट इंटरफेयर
in Europe. Would not interfere in Europe. यूरोपियन वॉरफेयर कर लो, और ना ही यूरोप इंटरफेयर होगा अमेरिकन वॉरफेयर में। अच्छा, ये 3 पॉइंट्स से बेसिकली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो उसने दिया था। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या आए इस फॉरेन पॉलिसी के? इसके बेनिफिट्स ये थे कि सेल्फ डिफेंस अमेरिका का स्ट्रांग हो गया। सेल्फ डिफेंस स्ट्रांग होने की बात यह है कि नो अमेरिकन लैंड जो था वो यूरोपियन कॉलोनाइज हो सकता था, इस वजह से अमेरिका जो था वो ऑल एंड ऑल स्ट्रांग हो गया। सेकंड, आप लिख सकते हो अमेरिकन नेशनलिज्म आ गया। अमेरिकन नेशनलिज्म के हर कोई फ्रीडम को वैल्यू कर रहा था। ठीक है। थर्ड, आप पॉइंट लिख सकते हो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस तरह? अब सपोज अगर कॉलोनीज होती साउथ अमेरिका में, तो वो तो जाहिर सी बात है अपनी मदर वो जो कॉलोनी है उसको ही वो बेनिफिट देते। तो अमेरिका ने ये अर्जेंटीना, पेरू वगैरह को रिकग्नाइज करके ट्रेड का पहला बेनिफिट ले लिया उनसे। ठीक है, जाहिर सी बात है इन कंट्रीज़ ने फिर अमेरिका को ट्रेड के लिए प्रेफरेंस दी। स्टिल नाउ आप देखो कि मैक्सिको और अमेरिका की ट्रेड कितनी है। ठीक है, ये फिर आप एक और पॉइंट इनमें ऐड कर सकते हो। अमेरिकन प्रेसिडेंट था थियोडोर रूजवेल्ट, ये आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसने इस मॉनरे डॉक्ट्रिन में एडिशन की। इसने कहा कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं, यूज़ ऑफ फोर्स टू कलेक्ट डेब्ट इज़ नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब है कि उसने बेसिकली कहा कि अगर सपोज कोई यूरोपियन कंट्री जो है उससे लोन लिया हुआ था अमेरिकन कॉन्टिनेंट में किसी भी कंट्री ने, तो वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्री मकरूज़ है वो यूज़ ऑफ फोर्स ब्रिटेन या कोई और बाहर वाला मुल्क नहीं कर सकता डेब्ट कलेक्ट करने के लिए। बेसिकली उन्होंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोगों को निकाल ही दिया। उन्होंने कहा कि कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, यह आपका हो गया मॉनरे डॉक्ट्रिन। बेसिकली फॉरेन पॉलिसी जो है ना अमेरिका की मॉनरे डॉक्ट्रिन के ऊपर है। ठीक है, अच्छा, अब आपको याद होगा मैंने द जनरल एंड्रू जैक्सन का जिक्र किया था। ठीक है, कि एंड्रू जैक्सन को मॉनरे ने भेजा फ्लोरिडा में कब्जा करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब एंड्रू जैक्सन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, 9 पॉइंट्स हैं। इसके बाद एक हम लेक्चर रखेंगे जिसमें हम हर प्रेसिडेंट के अचीवमेंट्स और उनकी सब कुछ पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है।